नमस्कार, उत्तराखंड 360 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मदन मोहन सती। आज हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह जी हैं। राजेंद्र शाह उत्तराखंड कांग्रेस के उन नेताओं में हैं जो छात्र जीवन से इसमें जुड़े हैं और बड़ी शिद्दत से कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इस बार ये टिकट के भी उम्मीदवार हैं। इनसे बहुत सारे मुद्दों पर आज हम चर्चा करते हैं। शाह जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सती जी। राजेंद्र शाह जी, एक चुनाव तो खैर भी 7-8 महीने बाद है, एक चर्चा आम है कांग्रेस में कि भाई इस बार चेहरे पे चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसमें राय भी बड़ी बटी हुई है। आप चूँकि प्रदेश महामंत्री हैं, आप क्या राय रखते हैं? नहीं, देखिए सती जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस ने उत्तराखंड में कभी कोई चेहरा दिया नहीं है। ना 2000 में दिया, ना 7 में दिया, ना 12 में दिया। 2017 में हरीश रावत जी ने हाईकमान से निवेदन किया और ये कहा कि भाई इस बार मेरे चेहरे पे चुनाव होना चाहिए, और उस बार हाईकमान ने उनके कहने के अनुसार फिर निर्णय भी लिया। और निर्णय लेने के बाद ये तय हुआ कि फिर चेहरे पे चुनाव हुआ, और चेहरे पे चुनाव होने के बाद जो स्थितियां कांग्रेस की उस समय रही 2017 में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान को भी लगा कि जैसे पहले से हमने कभी चेहरे पे चुनाव नहीं किया था, अगर इस बार भी नहीं होता तो शायद हो सकता कि कुछ और फ़ायदा हमें हो सकता था। जी जी। लेकिन हरीश रावत जी का हम कई बार वक्तव्य सुनते हैं। उन्होंने एक बात और कही कि उस वक्त उन्हें सबोटाज करने की कोशिश हुई और कुछ उसी का खामियाजा था कि वो चुनाव वहाँ से निकल गया। लेकिन इस बार वो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। नहीं, देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि 2001 में जब उत्तराखंड राज्य बना 2000 में, तो 2001 में भाजपा ने बहुत ज़ोर शोर से और पूरे, मैं समझता हूँ कि 13 जिलों के 95 ब्लॉकों में जाके एक स्पष्ट बात उन्होंने कही कि अटल जी ने राज्य बनाया है और हम संवारेंगे। उसके बावजूद 2002 में कांग्रेस की सरकार आई, 2007 में फिर भाजपा की आई, 2012 में फिर कांग्रेस की आई, और 2017 में भाजपा की आई। 2022 में इस बार निश्चित तौर पर सोनिया जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीतेगी। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई चेहरे की आवश्यकता है। चेहरे पे चुनाव कभी किया ही नहीं गया है, और अगर हाईकमान ये तय करता है तो देखिए, उत्तराखंड के लोगों को या हमें या नेताओं को कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन हाईकमान की तरफ से जो प्रतिनिधि हमारे देवेंद्र यादव जी प्रभारी हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर से कह दिया है कि हाईकमान का निर्देश है कि चेहरे पे कोई चुनाव नहीं होगा। सामूहिक नेतृत्व में हरीश रावत जी भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो भी रहेंगे। प्रीतम सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। इंदिरा हृदय जी हमारी वरिष्ठ नेता हैं, सबसे सीनियर नेता मैं समझता हूँ हैं, और जो लगातार मैं समझता हूँ 50-55 साल से जो है राजनीति में यहाँ पर है। तो इन तमाम लोगों के सामूहिक नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ी, बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेगी। जी। अच्छा राजेंद्र जी, आप उन नेताओं में हैं जो छात्र जीवन से जुड़े कांग्रेस में और बड़ी बेबाकी से राय रखते हैं, बड़े मुखर होकर राय रखते हैं। इस बार बार आप टिकट भी अपने लिए मांगते रहे। इस बार सुनने में आ रहा कि आप काफ़ी मजबूती से अपनी बात को रख रहे हैं कि भाई इस बार तो आपको टिकट मिलना चाहिए। तो कौन सा क्षेत्र आप चुन रहे हैं? निश्चित तौर पर देखिए सती जी, इस समय क्योंकि मैंने 7 से टिकट मांगना शुरू किया, 7 में मांगा, 12 में मांगा, 2017 में मांगा। लेकिन 2017 में उस समय जब मैं टिकट मांग रहा था तो हमारे प्रदेश के तत्कालीन अध्यक्ष जो किशोर उपाध्याय जी, वो वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते थे और वो वहाँ से चुनाव लड़े। इस बार जो है मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि जिस तरह से लगातार पिछले साल मैं कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ, और कभी भी मैंने कांग्रेस के लिए इस तरह की सोच नहीं बनाई है कि अगर मुझे टिकट नहीं मिले तो मुझे कहीं काम में कमी करनी है। मैं काम में लगातार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता रहा हूँ, और पिछले 21 साल से लगातार सड़क पर हूँ, और उत्तराखंड राज्य के कोने कोने में कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ। तो इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि रायपुर से मुझे जो है इस बार कांग्रेस हाईकमान और प्रदेश का जो हमारा हाईकमान है वो मुझे टिकट देने की पूरी भरसक कोशिश करेंगे। अच्छा, रायपुर जो आपने क्षेत्र चुना है, उसके लिए आपने मन में कोई विजन सोचा कि मैं अगर रायपुर से विधायक बनता हूँ तो मैं रायपुर के लिए ये सब काम कर सकता हूँ? देखिए, रायपुर में एक तो वहाँ पर जो है उत्तराखंड बाहुल क्षेत्र, हमारे पहाड़ के बहुत लोग वहाँ पर हैं, और पहाड़ के ज़्यादातर लोग जो वहाँ पर है जिनसे मेरा सीधा संपर्क रहा है। मैं लगभग पिछले 14-15 सालों से उसी क्षेत्र में रहा हूँ, और 15 साल से लगातार लोगों के बीच में रहा हूँ। तमाम धरने प्रदर्शन हो या कहीं क्षेत्र की कोई बात रही हो, तो उन क्षेत्र की तमाम आवाज़ों को मैंने समय समय पर उठाया। तो लोगों का भी ये कहना है कि आपको यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, तो इसलिए मैं लोगों के कहने के अनुसार वहाँ से इस बार चुनाव मैदान में ताल ठोक रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मुझे इस बार वहाँ से पार्टी टिकट देगी। अच्छा, एक चीज़ और जो हम चुनाव से पहले देखते हैं, 4 साल बात उठती नहीं, 5वें साल अक्सर ये बात उठती है। एक तो गैसिंग की बात उठती है, दूसरा पलायन की उठती है, और एक अभी हम राज्य में जब कई जगहों पर हम गए तो ये मुद्दा फिर से गर्मा रहा है। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं?
देखिए, गैरसैंण का जहाँ तक सवाल है, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि गैरसैंण पर जो भी दल, जो भी व्यक्ति अगर बात करता हो तो स्पष्ट तौर से उसको अपनी बात को रखना चाहिए। हम लगातार ये कहते आए हैं कि हम स्थायी राजधानी गैरसैंण बनाना चाहते हैं और वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर डेवलप करके हमने, चाहे मैं ये कहूँ कि 70 विधायक हॉस्टल हमने वहाँ बनाया, 70 विधायकों के लिए हमने वहाँ मंत्री निवास बनाया, हमने बहुत खूबसूरत, मैं समझता हूँ पहाड़ी राज्यों में सबसे खूबसूरत विधानसभा हमने बना के दिया। और उसके बाद अचानक भाजपा सत्ता में आई और सत्ता में आने के बाद उन्होंने उसे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया। और आज वो जो ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात कर रहे हैं, ग्रीष्मकालीन राजधानी में मात्र 6 दिन आपने वहाँ पर जो है बजट सत्र चलाया है। और कांग्रेस ने उस समय वहाँ पर शुरुआत की थी जब वहाँ पर हमने टेंट लगाकर, बारी बरसात में आईआईटी के ग्राउंड में हमने टेंट लगाकर विधानसभा शुरू की थी। तो कहीं ना कहीं ये पीड़ा वहाँ के लोगों को में भी है, कांग्रेस में भी है। और निश्चित तौर पर हम 2022 में सत्ता में आएंगे तो हम स्थायी राजधानी गैरसैंण की बात को प्रमुखता से रखेंगे और स्थायी राजधानी गैरसैंण को ही बनाने की पूरी वकालत करेंगे। अच्छा, एक से आपने और देखा होगा, जो मैंने अभी सवाल भी किया, कि जो पलायन का मुद्दा है वो एक बार फिर गर्मा रहा है और लगातार ऊपर के लोग नीचे बसना चाह रहे हैं, जैसे हल्द्वानी में, कोटद्वार में, देहरादून में, मतलब या नज़दीकी कस्बे में बसना चाह रहे हैं। जबकि सरकारें ये कह रही हैं कि हम तो सड़क पहुंचा रहे हैं और कई गाँव के साथ कनेक्टिविटी हो गई है। तो क्या सड़क ही विकास का मानक है? नहीं, देखिए सतीश जी, अगर आप ईमानदारी से अगर हमारे नेता उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों की अगर बात करें तो देखिए, आपको सबसे पहले वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 2 चीज़ें मैं समझता हूँ। सड़क तो आपने भेज दी है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य का इतना अभाव है वहाँ पर कि बच्चों को पढ़ाने के लिए उत्तराखंड के, चाहे पिथौरागढ़ की बात करूँ, चाहे मैं चमोली की बात करूँ, लोग इसलिए पिथौरागढ़ का आदमी राजधानी अपने पिथौरागढ़ को छोड़ के इसलिए हल्द्वानी में आ रहा है कि उनको अपने बच्चों को पढ़ाना है। चमोली का व्यक्ति इसलिए देहरादून में आ रहा है कि उनको अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनका भविष्य बनाना है। और आज होड़ लोगों में लगी हुई, अच्छी होड़ है कि मेरे बच्चे पढ़ें लिखें, अच्छे स्कूल में पढ़ें और अच्छी नौकरी उनको मिले, या अच्छे कहीं ना कहीं वो अच्छी तकनीक सीख कर जो है बड़े अधिकारी बने। तो इसके लिए मजबूरी है। और दूसरा स्वास्थ्य है। देखिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं आज भी, मैं 21 साल बाद ये कहूँ कि स्वास्थ्य सुविधाएं जितनी वहाँ पर होनी चाहिए थी आज भी नहीं है। इसलिए भी हर व्यक्ति ये सोचता है कि जब स्वास्थ्य आपका खराब होता है, जब आज भी उसको अगर कई किलोमीटर पैदल चल के स्वास्थ्य में अस्पताल में आना पड़ता है और अस्पताल में आके जब उसको देखता है कि वहाँ व्यवस्थाएं आज भी नहीं हो पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति ये सोचता है, मजबूर होता है पलायन के लिए। तो अगर आपको ईमानदारी से काम करना है तो कम से कम दूरस्थ क्षेत्रों में, चाहे मैं पिथौरागढ़ की बात करूं, चाहे मैं चमोली की बात करूं, आपको वहां पर अच्छे हॉस्पिटल और अच्छे शिक्षा के मंदिर खोलने पड़ेंगे, तभी जाके पलायन हमारा रुक सकता है। क्योंकि सिर्फ आप ये कहेंगे सड़क अगर गांव तक पहुंचा देंगे, तो सड़क तो गांव पर पहुंचाने के बाद उसका नुकसान भी ये भी हुआ है कि लोग सड़क के सहारे अब अपनी जो है जीवनचर्या को मजबूत करने के लिए वो शहरों की तरफ भाग रहे हैं। जी। अच्छा, एक चीज़ हमने और देखा है कि 20-22 साल में जो भी सरकार सत्ता में होती है उसके स्वर अलग होते हैं, और जब विपक्ष में होते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी बारी बारी से रहे हैं। तो ये जब सत्ता में पार्टियां रहती हैं तब क्या विचार नहीं होता होगा इस पर? नहीं, मैं समझता हूँ, देखिए ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए 2 बार कांग्रेस सत्ता में रही है, 2 बार भाजपा सत्ता में आ गई है। मैं कहूँ कि 3 बार कहूँ, क्योंकि 1.5 साल का जो पहला कार्यकाल जो अंतरिम सरकार थी तब भी भाजपा की सरकार थी। और उस समय उन्हें कम से कम जो है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार थी, केंद्र में उनकी सरकार थी, तो जो 2001 में अगर आप कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर वहाँ तैयार करके अगर रख देते तो मैं समझता हूँ उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो है आगे की अगर नींव आप मजबूत डालते तो उसके ऊपर जो मंजिलें बनती, जो इमारत बनती वो मजबूत बनती। तो कहीं ना कहीं वहाँ से नींव कमज़ोर हुई है। और उसके बाद लगातार हम लोगों ने जो बहुत नज़दीक, मैं एक राज्य आंदोलन रहा हूँ और राज्य आंदोलनकारी के नाते एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हमने उन मूलभूत बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जिन पर हमें जो है 2001 से लेकर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी मेरा ये कहना है कि देर आए दुरुस्त आए। आज भी स्थिति ये है कि आज भी हमें बहुत गंभीरता से पलायन के मुद्दे को हल करने के लिए वहाँ के जो लोकल हमारे लोग हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें तीर्थाटन और पर्यटन को अलग करके 2 विभाग बनाकर उस पर फोकस करना पड़ेगा, तभी जाके मैं समझता हूँ पलायन रुक सकता है। जी। अच्छा, एक सवाल और है कांग्रेस को लेकर। वो सवाल है कि कांग्रेस में असल कई लोग, जैसे किशोर जी का वन अधिकार आंदोलन चल रहा है, पार्टी का कार्यक्रम अलग है, तो इससे क्या पार्टी की शक्ति बढ़ती रही है?
नहीं देखिए, मैं समझता हूँ ये पार्टी के ही अपने कार्यक्रम है, ये अलग अलग व्यक्तियों द्वारा? नहीं देखिए, मैं समझता हूँ कि सामूहिक कार्यक्रम होने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं, उत्तराखंड के कांग्रेस के नेता अगर कोई ऐसे कार्यक्रम करते हैं, उसकी विधिवत सूचना पीसीसी को होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूती देने का काम करते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर ऐसे तमाम कार्यक्रम अगर सामूहिक रूप से कांग्रेस में एकजुटता के साथ हो तो उसका इम्पैक्ट और ज़्यादा मजबूत पड़ सकता है। जी, धन्यवाद राजेंद्र शाह जी, आपसे बात हुई, बहुत आज भी आपने बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।